दोस्तों आपने केमिस्ट्री के पेपर में देखा होगा जो लास्ट के जो 8 8 जो कि 8 क्वेश्चन मिलते हैं ना जिसमें हमें 5 अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो 8 में आपको 4 क्वेश्चन देते हैं जिसमें 2 को पकड़ करके हमें उसका शॉर्ट नोट्स लिखना रहता है। दोनों 7-7 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 4 सवाल लिए हैं। हालाँकि इस वीडियो में मैं 2 ही सवाल कवर करूँगा। अगले वीडियो में फिर रिमेनिंग 2 सवाल को कवर कर दूँगा, ठीक है? तो हमारे सवाल क्या-क्या होंगे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला, फिर ओज़ोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है? ओज़ोन लेयर डिप्लेशन में हमारे पास यहाँ पे एक और भी एसिड रेन को भी देख लेंगे। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट को भी देख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम 2 पहले समझ लेते हैं, क्या है ओज़ोन लेयर डिप्लेशन रेयर या फिर ओज़ोन लेयर डिप्लेशन कैसे होता है, फिर एसिड रेन को समझ लेंगे। तो इन पे बस नोट्स आते हैं लिखने को, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप देखते जाना, समझ में आ जाएंगे, ठीक है? ओज़ोन लेयर जिसको O3 बोलते हैं इज अ प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्राटोस्फेयर। अच्छा, ये क्या होता है? स्ट्राटोस्फेयर क्या होता है? देखो हमारे पास अर्थ है ना, तो अर्थ को कुछ परतों में डिवाइड कर दिया गया है। ये 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, 5 परत। आई थिंक टोटल ऐसे 5 या 6 लेयर होते हैं, पर जो सेकंड लेयर होता है ना उसको स्ट्राटोस्फेयर लेयर बोलते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली धरती से, मतलब जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर होगा, ठीक है? ये लेयर स्ट्राटोस्फेयर लेयर, ठीक है? तो यही होता है। ओजोन लेयर एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर है जो प्रेजेंट होता है स्ट्राटोस्फेयर में, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 15 से 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस ऑफ द एटमोस्फेयर। अब होता क्या है, ये तो हमने ओजोन लेयर देख लिया। अब इट इज एक्ट एज अ नेचुरल अम्ब्रेला फॉर द प्लैनेट, ठीक है? नेचुरल अम्ब्रेला फॉर द प्लैनेट बिकॉज इट प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाई एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ये हमने ओजोन लेयर के शुरुआत में डिफिनेशन दे दी है, ठीक है? कि क्या है और कैसे काम करता है, कहाँ मौजूद रहता है। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है जो कि नेचुरल अम्ब्रेला फॉर द अर्थ है, क्योंकि इट प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जीव जंतु, जितने भी इकोसिस्टम जो भी मौजूद है इस प्लानिट पे, उन सबको प्रोटेक्ट करता है। कैसे कैसे मेन काम क्या है? बाई एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो सन से बहुत रेडिएशन आते हैं ना, तो यूवी रेडिएशन बहुत हार्मफुल होता है, तो उसको प्रिवेंट करता है ओजोन लेयर। हो गया ना? अब ओजोन लेयर डिप्लेशन का अब डिफिनेशन समझो, तो इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल थिनिंग और रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो जो भी ओजोन लेयर होता है उसमें ग्रेजुअल थिनिंग होना या फिर रिडक्शन होना, वो ओजोन लेयर डिप्लेशन कहलाता है। अति सुंदर, समझ गए ना? बात करें मैकेनिज्म ऑफ डिप्लेशन या फिर बात करें कॉजेज क्या है ओजोन लेयर की, ओजोन लेयर डिप्लेशन की, तो ओजोन लेयर नेचुरली फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ बैलेंस साइकिल। देखो ओजोन लेयर जो होता है हमारा नेचुरली बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, ठीक है? पर प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेशन समझ ले कि वेन ये ऑटोमेटिकली कैसे बनता है, टूटता है, ये भी हम समझेंगे। तो वेन यूवी लाइट हिट्स ऑक्सीजन O2 स्प्लिट इनटू 2 एटम्स। तो शुरू में जब यूवी लाइट आया इसने ऑक्सीजन को हीट किया, ठीक है? ऑक्सीजन को हीट किया तो ये 2 एटम में टूट गया, O+O, ठीक है? 2 एटम्स एंड दीज एटम्स कंबाइंड विथ अदर O2। अभी जो ये ब्रेक हुए थे O+O में, अब ये ब्रेकिंग एटम जो पहले से और मौजूद जो ऑक्सीजन गैस है O2 उससे कंबाइन कर देंगे, ठीक है? कंबाइन विथ अदर O2 मॉलिक्यूल एंड फॉर्म O3, जिसको नॉन एज ओजोन लेयर बोलते हैं, ठीक है? तो हम ये मैकेनिज्म अभी फिलहाल कॉजेज नहीं देख रहे, अभी हम मैकेनिज्म ऑफ डिप्लेशन देख रहे हैं, मतलब मैकेनिज्म ऑफ ओजोन लेयर की बात कर रहे थे। ओजोन लेयर भी बन कैसे रहा है, तो ये नेचुरली तरीका है जिसमें यूवी लाइट ने O2 को तोड़ा, O बना, फिर O ने फिर से O2 से रिएक्ट कर दिया, फिर से O3 बन गया, इसी को शब्द में लिख दिया। अब देखो डिप्लेशन की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? डिप्लेशन का प्रॉब्लम क्या है? बट सम ह्यूमन मेड केमिकल्स प्रीमियरली प्राइमरली, ठीक है? कुछ है जो प्राइमरली आपका CFC होते हैं, सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, डिसरप्ट दिस बैलेंस। अ सिंगल क्लोरीन फ्रॉम CFC's मॉलिक्यूल कैन डिस्ट्रॉय ओवर 1000 ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, या ये लाख है, ठीक है? 1 लाख ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। ये होता है मेन डिप्लेशन का लेयर होता है। तो वो अपने नेचुरल में तो बना है, ठीक है? प्रॉब्लम ये हुआ कि हम नीचे से AC चलाए बैठे हैं, तो यहाँ से CFC ऊपर जा रहा है, ठीक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो डिस्टर्ब कर देता है इसी बैलेंस को, ठीक है? इसी बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन है और क्लोरीन क्या करता है, इसी क्लोरीन में जो ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो जो हमारे जो ओजोन लेयर होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ पे पता ही चल रहा है कि एक सिंगल क्लोरीन फ्रॉम CFC मॉलिक्यूल कैन डिस्ट्रॉय ओवर 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। गॉट इट? बहुत बढ़िया। ओजोन मॉलिक्यूल्स यानी O3 मॉलिक्यूल्स। अब बात करें कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्रेशन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम मेंशन करेंगे। आई होप यहाँ तक तो आपकी चीज़ समझ में आ रही है ना? कॉजेज क्या होते हैं? पहला CFCs यूज इन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है? रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, एरोसोल्स एंड फोम इंडस्ट्रीज, ठीक है? यहाँ पे हमारे CFC उत्पन्न होते हैं रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर, एरोसोल में, ठीक है? और फोम इंडस्ट्रीज में होते हैं। बात करें दूसरा हैलोन्स यूज्ड इन फायर एक्सटिंगर्स, ठीक है? यहाँ से एक दूसरा कारण है कि जो फायर एक्सटिंगर्स जो होते हैं ना उसमें हेलोन्स नामक रहता है, वो जो कारण है दूसरा, ठीक है? तो नाम ध्यान में रखना। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, रिलीज्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है? तो
जितने भी एरोप्लेन देखते हैं जो कि ना हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, ठीक है, सुपरसोनिक का मतलब भी होता है वो हाई एल्टीट्यूड पर ही उड़ते हैं, तो सुपरसोनिक है या फिर हाई एल्टीट्यूड वाले जितने भी एरोप्लेन है ना, एरोक्राफ्ट है, वो उससे है। और फर्टिलाइजर से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होता है उससे ओजोन लेयर में प्रॉब्लम आती है। बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको CCl4 बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज इन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, क्योंकि इसमें भी क्लोरीन है ना, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये चौथा कॉजेज है, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके कंपोनेंट है जो ओजोन लेयर डिप्लेशन में काम करते हैं। इनका डिफिनेशन मतलब इनके नाम जरूर ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो इनके क्या क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। इफेक्ट या इम्पैक्ट बोले तो हम इफेक्ट ही बात कर रहे हैं। पहला है आपका ह्यूमन हेल्थ पर, इंक्रीजेज स्किन कैंसर, डैमेजेस आई एंड वीकनेड इम्यून सिस्टम, बहुत बढ़िया। दूसरा है आपका हार्म टू प्लांट्स एंड क्रॉप्स रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी, तो जितने भी प्लांट और फसलें हैं उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हार्म करता है। तीसरा है डिसरप्शन ऑफ मराइन लाइफ, स्पेशली जो है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, विच फॉर्म्स द बेस ऑफ ओशियन फूड चैन। अच्छा, इसको मैंने बताया था इकोसिस्टम में, जो ये फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान में रखना और नाम भी ध्यान में रखना, ठीक है। जो फाइटोप्लैंक्टन है ये बेसिकली एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो समुद्र में होते हैं ना, वो एक ऐसा प्लांट है जो जितने भी फिश होते हैं ना सबको सर्व करता है, छोटे फिश को, और छोटे फिश किसको सर्व करते हैं, बड़े वाले फिश को। तो ये ना डिस्ट्रक्शन करता है मराइन लाइफ, स्पेशली जो ये वाला जो पौधा है, ठीक है, विच फॉर्म्स द बेस ऑफ ओशियन फूड चैन, क्योंकि ओशियन फूड चैन का बेस है ये, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि इससे छोटी मछली को मिलेंगे खाना, फिर छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेंगे, तो ये होता है, ये इंपॉर्टेंट, ये बेस होता है ओशियन का, फाइटोप्लैंक्टन, ध्यान रखना। ये तीसरा हमने इम्पैक्ट देख लिया ना, इफेक्ट देख लिया ओजोन लेयर की। अब बात करें एक सेकेंड, हाँ, चौथा है हेल्प्स इन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसका भी जो जैसे ही जैसे आपका ओजोन लेयर बनता है ना, वो ओजोन लेयर जैसे जैसे बनता है, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, जैसे जैसे ओजोन लेयर बनता है ना, मतलब ओजोन लेयर टूटता है तो ग्लोबल वार्मिंग की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इफेक्ट्स है ओजोन लेयर के। बात करें कंट्रोल मेजरमेंट की, तो बैनिंग द यूज ऑफ CFCs एंड हेलोन्स, जितने भी CFC और हेलोन्स वाले अप्लाइंसेस है उनको बैन करो। यूज ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल है, एक रूल लागू किया गया था, ठीक है, उसको ध्यान में रखना, 1987 वाला। फिर उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये कुछ कंट्रोल मेजरमेंट्स है। तो अगर आपको ओजोन लेयर डिप्लेशन में आए तो आप कितना चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। ओजोन लेयर क्या होता है, फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन का परिभाषा दे देना, फिर मैकेनिज्म ऑफ डिप्लेशन कैसे होता है, तो इसका नेचुरल फॉर्मेशन बता देना आप, ठीक है, डिप्लेशन का मेन रीजन क्या है, फिर उसके बाद ये कौन कौन से कॉम्पोनेंट है जिससे डिप्लेशन होता है, फिर इफेक्ट डाल देना, फिर उसके बाद कुछ कंट्रोल मेजरमेंट लिख देना, और लास्ट में आप कंक्लूजन जरूर लिखना। कंक्लूजन आप कुछ भी लिख सकते हो, इतना पेज तो आप लिख सकते हो, मुझे पता है, इतने से पढ़ने के बाद आप लिख लोगे, ठीक है। ये हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब हम दूसरे सवाल पे बात करें, कहाँ चले गए, ये रहा। एसिड रेन के बारे में बात करें तो इंट्रोडक्शन आप लिखना, एसिड रेन रेफर्स टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ सच एज रैन, स्नो और फॉग बिकम्स एसिडिक ड्यू टू, ये डबल हो गया, ड्यू टू एटमोस्फोरिक पोल्यूशन। देखो मतलब एसिड रेन रेफर करता है किसको, प्रेसिपिटेशन ऑफ, जैसे कि रैन है, ठीक है, बारिश वाला पानी, उसके बाद स्नो या फॉग हो गया, ठीक है, जो धुएं वगैरह होते हैं जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, ठीक है। तो जब पानी, ध्यान से देना, पानी प्लस ये स्मोग, स्मोग बोलो या फिर स्नो है, बेसिकली स्नो है, सॉरी, बेसिकली स्नो है, स्नो या फिर फॉग बोलो, जब इनका प्रेसिपिटेशन होगा तो उससे हमारा क्या होगा, वो जो पानी है एसिडिक बन जाता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ रैन, स्नो एंड फॉग बिकम्स एसिडिक ड्यू टू एटमोस्फेरिक पोल्यूशन, ठीक है। तो पानी के अंदर अगर स्मोग या सॉरी स्नो या फॉग आ जाए ना, उसको ही एसिड बोलते हैं, क्योंकि वो ना एसिडिक बन जाता है, ठीक है। अब बात करें, इट इज मेनली कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो एसिड रेन है मेनली कॉज किसकी वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू द एटमोस्फेयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। वाइल अब यहाँ पे एक पॉइंट भी ध्यान में रखना, ये इसका रीजन पता चल गया ना, NO2 और SO2, ठीक है। ध्यान से सुनना, वाइल नेचुरल वाटर हैज 7 pH वैल्यू एंड एसिड रेन टिपिकली हैज pH लेस देन 5.6, ठीक है, ये डेटा ध्यान में रखना। आपको पता है नेचुरल वाटर का pH वैल्यू 7 होता है, और एसिड, और जितना pH वैल्यू कम होता है वो पानी उतना ही एसिडिक होता है। तो नॉर्मली जो एसिड रेन का जो pH होता है वो 5.6 माना गया है, और इससे अगर जितना नीचे चला जाए 4.3, 4.2, वो बहुत ही अल्ट्रा हार्मफुल एसिड रेन होंगे, ठीक है। और इसके मेन रीजन कौन कौन से हैं, आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गॉट इट, समझ गए ना। हाँ, अब बात करें, ये भी पॉइंट लिख देना,
उसके बाद कॉजेज ऑफ एसिड रेन लिखो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज। तो जितने भी इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल जलाते हैं पावर प्लांट इंडस्ट्रीज में, उससे धुएं निकलते हैं ना, उसी को तो फॉग बोल रहे हैं। वही फॉग में जब पानी जो ऊपर बादल होता है, इसी का जब प्रेसिपिटेशन होता है तो पानी बिकम्स एसिडिक, और इसी को ही एसिड बोलते हैं, एसिड रेन। अब बात करते हैं इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड थर्मल पावर स्टेशन, पावर नहीं पावर स्टेशन, तो जितने भी गाड़ियों से वहाँ से भी तो आपका फॉग बनता ही है, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन से भी फॉग बनता है। बात करें इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिलीजेस AC2 एंड NOx गैसेस, तीसरा कारण है कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये हो गया ना। अब अगला पॉइंट क्या है कि व्हेन दीज गैसेस, स्क्रीन में तो आ रहा है ना, ठीक है, व्हेन दीज गैसेस रिएक्ट विथ वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है, जब ये गैसेस होती है, मेनली हमारे पास दो गैसेस है, NSO2 और NO2, हालांकि दो गैसेस है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये गैसेस रिएक्ट विथ वाटर वेपर, जब ये SO2 NO2 वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करे और प्लस में ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में तो ऑक्सीजन है ही ना, तो वाटर के साथ, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, जब इन तीनों का जब रिएक्शन होता है ना, दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इनसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है टिपिकली, जिसे हम एसिड रैन बोलते हैं, ठीक है, या फिर एसिड वाटर बोलते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो उसी पॉइंट में फॉर्मेशन ऑफ एसिड रैन। ये अगला पॉइंट कॉज हमने लिख देना, उसके बाद लिखना फॉर्मेशन ऑफ एसिड रैन। इस तरीके से चीज़ों को पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ध्यान में रखना, इंडस्ट्रियल इमिशन से आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, और व्हीकल इमिशन से आपका मेजोरिटी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। ये चीज़ बस ध्यान में रखना, अगर आप पॉइंट को एग्जेजरेट करना चाहो तो एग्जेजरेट कर लोगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना बस। अब देखो केमिकल प्रोसेस किस तरीके से होता है, ये पॉइंट बनाकर लिखो। जो पोल्यूटेड गैस सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि इंडस्ट्रियल इमिशन से ये निकलता है, अब ये ऑक्सीजन से और वाटर से, वाटर लिक्विड है, गैस है, ये रिएक्शन तो आपको आता है ना, हाँ, इनसे जब रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, H2SO4। अब रिएक्शन बैलेंस करना आपको आता होगा, उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक पोल्यूटेड गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि व्हीकल इमिशन से ज़्यादातर होता है, ये ऑक्सीजन और पानी से रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है, और यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब यही पानी में रहता है तो जिसको बोलते हैं एसिड है। अब देखो इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है, तो बात करें डैमेजेस लीव्स एंड क्रॉप्स बाय रिड्यूसिंग सोइल न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे ही एसिड रेन होता है तो पानी की जो क्षमता होती है वो खत्म हो, मतलब मिट्टी की क्षमता तो खत्म हो जाती है। उसके बाद ये जब पत्तियों पर पड़ते हैं तो उनकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल है, उनको रिड्यूस करता है। बहुत बढ़िया। बात करें एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स एंड रिवर विच हार्म द एक्वाटिक लाइफ, तो जो भी नदियाँ होती है, रिवर होते हैं, वहाँ पे अमल गया है ना, आपके एसिड गया है तो एक्वाटिक लाइफ के लिए दुविधा है वो। कॉजेज कोरिजन ऑफ मेटल एंड डीके ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, यहाँ पे देखो जितने भी मेटल वाली चीज़ों पर एसिड गिरता है तो कोरिजन हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद होता है डीके ऑफ बिल्डिंग, या फिर उसको मोन्यूमेंट्स भी बोलते हैं, यानी कि वैसे बिल्डिंग जो मेड ऑफ मार्बल या लाइमस्टाइन का होता है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हो, डीके ऑफ बिल्डिंग या फिर मोन्यूमेंट्स, ठीक है, मोन्यूमेंट्स का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वैसे बिल्डिंग जो मार्बल या लाइमस्टोन के बनते हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, ठीक है, तो ऐसे बिल्डिंगों में जो मार्बल लाइमस्टोन से बनते हैं उनके बिल्डिंगों में डीके होने लगता है एसिड रेन की वजह से। तो ये आप ही चाहो को 2 पॉइंट में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, मेटल का कोरिजन हो जाना, उसके बाद डीके ऑफ बिल्डिंग हो जाना, या डीके ऑफ बिल्डिंग या फिर डीके ऑफ मोन्यूमेंट्स। उसके बाद कैन कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन, हालांकि ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है पर हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम करता है, सांस लेने में ह्यूमन के। तो ये आपने 4 इन्वायरमेंटल इफेक्ट लिखे, इवन तो आप 5 भी इसको बना सकते हो, ठीक है, जब एक बार समझ में आएगा तो आप पॉइंट बना लोगे, आई एम एज्यूमिंग, ठीक है, ये हो गया ना। अब बात करते हैं एक और पॉइंट छोटा है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट के बाद कुछ कंट्रोल मेजरमेंट लिखने होते हैं हमें। तो क्या क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लू गैस, ठीक है, डीसल्फराइजेशन सिस्टम, ठीक है, जिसको हम स्क्रबर्स बोलते हैं, नाम ध्यान में रखना, इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम, जिसको स्क्रबर्स बोलते हैं, इन इंडस्ट्रियल चिमनीज में, जितने भी इंडस्ट्रियल चिमनीज में वहाँ पर स्क्रबर्स का इंस्टॉलेशन करें चाहे यूज करें। यूजिंग कैटालाइटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल्स टू रिड्यूस NOx इमिशन, तो व्हीकल की बात करें व्हीकल, तो उसमें कैटालाइटिक कन्वर्टर्स का हम यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस, जो ये अक्सर ये तो कारों से रिड्यूस प्रोड्यूस होता है ना NO2, और इंडस्ट्रीज में सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसके लिए स्क्रबर का यूज करो, जिसको बोलते हैं गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम, और उसके बाद कैटालाइटिक जो कि व्हीकल में। यूज क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये बातें तो आपको पता ही होगी, 3-4 पॉइंट तो आप बचपन से ही लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद बात करें इन्फोर्स स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रमोट एनर्जी कंजर्वेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, ये सारी पता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड तो सारे यही होते हैं क्योंकि पब्लिक ही है, लेकिन हाँ इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा योगदान देती है। तो
गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाए, ठीक है। हम जितने भी एनर्जी कंजर्वेशन है उसको प्रमोट करें, पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करें, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं कंट्रोल मेजर में। हम एक बात पूछूँ आपसे, जब भी कंट्रोल मेजर देना तो पब्लिक अवेयरनेस वाला बात आ ही जाती है, सिविक सेंस टाइप की ठीक है। उसमें आप इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, तो वो एक पॉइंट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने एसिड रेन देखनी है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये केमिकल प्रोसेस ध्यान में रखना एसिड रेन का, बहुत बढ़िया है ये। ओजोन लेयर डिप्रेशन, ठीक है। आई होप, उम्मीद है, ठीक है, कि जो 4 शॉर्ट नोट्स है उसमें से एटलीस्ट ये दोनों में से कोई एक आए, ठीक है, ताकि हम बना पाएँ। बहुत बढ़िया। ओजोन लेयर डिप्लेशन और एसिड रेन हमने देख लिया ना, समझ लिया ना, ठीक है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय।